डियर स्टूडेंट्स, आज के हाई इम्पैक्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीएससी नेमिंग में करने वाले हैं, जिसमें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है ये हमें समझना है। चलिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि इसकी जरूरत पड़ी कहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड है और यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और यहीं पे बेवड़ों की आन बान और शान अल्कोहल भी प्रेजेंट है। अब जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हमारा प्रिंसिपल यानी मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि जो सफिक्स आता है 2 डिग्री सफिक्स वो तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही आता है। यानी जो लास्ट में आता है ना ओल या अल या ओइक एसिड या अमाइन, वो आता है एक ही फंक्शनल ग्रुप से। तो यानी हमें एक को ही चुनना होता है। तो हमें जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4, तो हमें उसमें से कोई एक हीरो चुनना होता है। अब बाकी सारे क्या हो जाते हैं, अगर एक मेन फंक्शनल ग्रुप है यानी उसकी वजह से लास्ट में जो ओइक एसिड आएगा या ओल आएगा वो उस पर निर्भर करेगा। तो अब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है सीनियरिटी टेबल से, या इसी को प्रायोरिटी टेबल भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये अपने को याद रखना पड़ता है कि प्रायोरिटी टेबल क्या है और इसका याद रखने का तरीका भी होता है। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, अभी के अभी आपको साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक, तो टेबल मेरे साथ साथ बना लीजिए, बनाओगे लिखोगे तो फील आएगी आपको, मतलब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, याद भी साथ साथ हो जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको मतलब मजा आ जाएगा, क्योंकि पर्पस हमारा हाई इंपैक्ट का है, रियल फायदा होना चाहिए। सिर्फ देखते रहने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हमें प्रायोरिटी वाला ग्रुप मिल गया, हायर प्रायोरिटी ग्रुप मिल गया, तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो उनका प्रायोरिटी कम था उनका क्या हुआ, तो वो सारे के सारे बिल्कुल एक लोकेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। याद रखिए, अब वो चाहे फंक्शनल ग्रुप है, अपने घर के फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दे विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक लोकेंट्स। मिथाइल इथाइल ब्रोमो क्लोरो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे, तब उनका कोई और प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। यू गॉट द पॉइंट। तो इसमें सीधा हीरो चुना जाता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर का सब लोकेंट्स सब बराबर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं, अब देखो याद भी साथ साथ कर लेंगे, सबसे पहले आते हैं एसिड्स। और एसिड्स में नेचुरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सल्फर। तो रिमेंबर, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा फिर सल्फोनिक एसिड आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, अब इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इसका प्रीफिक्स तो क्यों ही होगा, क्योंकि प्रीफिक्स तब होता है जब वो लोकेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, लोकेंट। लेकिन देयर इज अ केस जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लोकेंट की तरह काम कर जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे होगा, तो अभी इस वीडियो में उसका स्कोप नहीं है कि उसमें हम देखें कि उस पर्टिकुलर केस में इसका प्रीफिक्स जो है वो कार्बोक्सी यूज होता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। राइट, कार्बोक्सी इज द केस। साथ साथ लिखते रहना, मजा आएगा। अगर SO3H की बात करें तो इसमें जो लास्ट में लिखा होता है बच्चों, लास्ट में क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स जो है वो है सल्फोनिक एसिड, और ये सफिक्स कौन सा होता है, इट इज अ 2 डिग्री सफिक्स जो सबसे आखिरी में लिखा होता है। लेकिन यहीं पे अगर ये हमारा लोकेंट की तरह बिहेव करे तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा सल्फो। तो यानी एक बार में या तो सफिक्स या प्रीफिक्स एक ही तो यूज होगा, दोनों एक साथ थोड़ी यूज हो सकते हैं, तो ये बता रखा है। तो इस टेबल से हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड आ जाए तो इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स की नीड ही नहीं पड़ती। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें साइमल्टेनियसली कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एनहाइड्राइड भी है, हम ऑन पेपर तो बना सकते हैं बट असल में आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड के डेरिवेटिव्स आ गए, एसिड के बच्चे आ गए। एसिड डेरिवेटिव्स में पहले एनहाइड्राइड था, फिर हमारे पास एस्टर है। एस्टर के लिए लास्ट में यूज होता है भैया O8, भैया यूज नहीं होता है, O8 यूज होता है। और यहाँ पे COCl जो होता है ये एसिड क्लोराइड है, इसके लिए यूज होता है बच्चों ऑयल क्लोराइड। साथ साथ बोलना भी लिखना भी पूरा एंगेज हो जाओगे, मजा आएगा आपको, खुद को फील आएगी। और CONH2 के लिए क्या यूज होता है, अमाइड यूज होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सबसे बड़ा है, एनहाइड्राइड सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर हमारे पास एस्टर है, क्योंकि इसमें CO डबल बॉन्ड O के बाद R है, फिर एसिड क्लोराइड है, फिर यहाँ पे अमाइड है। अब यहाँ पे अगर इनके प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्रीफिक्सेस प्राइमरीली एग्जाम्पल देख के हमें समझ में आते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा जब इसका, तब जाके समझ में आएगा आपको। हाँ, इसका मैं लिख देता हूँ आपको, इसका बता देता हूँ। इसको बोलते हैं क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल इसका प्रीफिक्स है। और यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं कार्बामॉइल। कार्बामॉइल,
ठीक है, अभी ये पता है एकदम अगर याद नहीं भी हुआ कार्बामॉयल या ये, वैसे सबके लॉजिक होते हैं। जैसे क्लोरोकार्बोनिल क्यों आया, क्लोरोकार्बोनिल इसलिए आया क्योंकि ये Cl है, क्लोरो और C डबल बॉन्डों को कार्बोनिल बोलते हैं, राइट। सिमिलरली कार्बामॉयल का भी लॉजिक है ना, यहाँ पे कार्बोनिल है जिसकी वजह से OYL आया, और बीच में AM कहाँ से आया, अमाइड की वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बामॉयल शब्द कहाँ से आ रहा है वो आई थिंक क्लियर होगा। इसमें प्रीफिक्सेस में दो पॉसिबिलिटी होती है, तो वो एग्जाम्पल देख के ही समझ में आपको आएगा। तो आपको समझ में आया, कार्बो एसिड्स आए, एसिड के बाद एसिड के डेरिवेटिव्स आए, और एसिड के बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा था एनहाइड्राइड, फिर है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एस्टर के बाद हमारे पास है एसिड हैलाइड, और उसके बाद हमारे पास है एसिड अमाइड। अब इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है ट्रिपल बॉन्डेड हेट्रोएटम वाला कंपाउंड जिसमें साइनाइड है और यहाँ पे आइसोसाइनाइड होगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जिसको सिंपली एनसी भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे यूज होता है बच्चों, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, और इसका अगर सफिक्स की बात करें तो इसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल है, ये है आइसोनाइट्राइल, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, लेकिन इसका प्रीफिक्स जो यूज होता है वो होता है साइनो, ठीक है, और इसका यूज होता है आइसोसाइनो। आइसो का मतलब उस जैसा, नाइट्राइल जैसा, तो नाइट्राइल क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, उस जैसा जो है वो है N ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड के बाद जो कंपाउंड आते हैं वो आते हैं डबल बॉन्डेड विद हेट्रोएटम। हेट्रोएटम का मतलब क्या है, एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन इज हेट्रोएटम। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स आ गए, जिसमें पहले हमारे पास एल्डिहाइड है, और सभी जानते हैं एल्डिहाइड में अल आता है, कीटोन में ऑन आता है। अब अगेन एल्डिहाइड के प्रीफिक्सेस भी थोड़े से वेरी करते हैं, और यहाँ पे भी इनके प्रीफिक्सेस थोड़े वेरी करते हैं, तो वो विद एग्जाम्पल ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ तक ही ध्यान रखना है, बस इसके बाद की नीड ही नहीं है। अब आ गए सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एल्कोहल है जिसके लिए ऑल आएगा, यहाँ पे SH है तो इसके लिए आएगा थायोल, और इसके लिए आएगा अमाइन, ऑल थायोल अमाइन, ठीक है। याद रखना भी आसान है, कैसे याद रखोगे, इसमें याद रख सकते हो कि बेवड़ों को सबसे ज्यादा पसंद कौन होता है, एल्कोहल, तो एल्कोहल दिमाग में रखो सबसे ऊपर है, ठीक है, बेवड़ों के हिसाब से, नॉट आपके हिसाब से। OH के बाद ऑक्सीजन के जस्ट नीचे जो एटम आता है वो कौन सा आता है, सल्फर आता है, सल्फर, तो O के नीचे डाउन द ग्रुप सल्फर आता है, और फिर नाइट्रोजन आएगा। तो अब इनके प्रीफिक्स की बात करें तो एल्कोहल के लिए बच्चों यूज होता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, यहाँ पे इसके लिए यूज होता है थायो, एंड यहाँ पे अमाइन के लिए यूज होता है अमीनो या अमाइनो, जो भी बोल दो, डजंट मैटर। इसके बाद का प्रायोरिटी का यूज ही नहीं आता। तो भाई प्रायोरिटी का फंडा याद रहेगा, सीक्वेंस सबसे पहले कौन है, एसिड्स, कार्बन का, फिर सल्फर का, फिर उनके बच्चे, एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे बड़ा बच्चा कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के बाद अगर हम बात करें तो फिर कौन सा आ रहा है, फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एस्टर है, फिर हमारे पास एसिड हैलाइड है, फिर हमारे पास अमाइड है। अब हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ट्रिपल बॉन्डेड जिसमें नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, फिर ट्रिपल बॉन्डेड के बाद कौन से आएंगे, डबल बॉन्डेड जिसमें एल्डिहाइड फिर कीटोन, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड जिसमें बेवड़ों की आन बान और शान, एल्कोहल, थायोल एंड अमाइन। दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अब इन सब की जरूरत है नहीं, मैं सीधा इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो दिस इज नॉट नीडेड, राइट। सीधा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फंडे क्लियर होंगे कि कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही। जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए आ जाता है COOH, और यहाँ पे हमारे पास है जी OH, और यहाँ पे हमारे पास NH2 है। अब इसका नाम हमें लिखना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें ढूंढना है पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आप सभी देख सकते हो वेरी क्लियरली कि यहाँ पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यानी पेरेंट चेन हमें इस तरीके से सेलेक्ट करनी है जिसमें इससे जुड़ा हुआ इसका जो कार्बन है वो तो आना ही चाहिए। तो हमने पेरेंट चेन कौन सी लेनी है, बहुत ऑब्वियस है, और नंबरिंग भी हम यहीं से शुरू करेंगे, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अब याद रखिए इन दोनों की कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब ये दोनों सिंपली लोकेंट है, जैसे कि ब्रोमो क्लोरो होते हैं वैसे ही इनके नाम आपको याद होंगे। ये है भाई, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, अमीनो, एज अ प्रीफिक्स अगर हम बात करें। तो अब इनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, तो इसका नाम क्या लिखना चाहिए हमको, भाई सबसे पहले आएगा इसमें बच्चों 3 अमीनो, फिर फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, सॉरी फोर्थ नहीं सेकंड नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी,
और फिर यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंट। पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे एन आएगा और उसके बाद आएगा लास्ट में ओइक एसिड। बात समझ में आई, सीक्वेंस समझ में आया कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एंड में उसके बारे में बात बताई जाती है और उसी के हिसाब से नंबरिंग होती है, उसी के हिसाब से चेन का, पेरेंट चेन का सिलेक्शन होता है। और बाकी जो जमूरे हैं, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको बिल्कुल एक लोकेंट की तरह, जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, उसी तरह से उनको सबसे आगे लिख दिया जाता है। बस ये होता है। बात समझ में आई, इस तरह से करते हैं। अच्छा, अब हम एस्टर्स की बात कर रहे थे ना, एस्टर का एग्जाम्पल हम ले रहे थे। तो मान लो हमारे पास एस्टर है, ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मान लो हमारे पास ये एस्टर है, ठीक है, एज अ लोकेंट। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? और मान लो हमारे पास 2 एस्टर्स हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे, क्योंकि एस्टर जो होते हैं वो 2 तरीके से रिप्रेजेंट उनको किया जा सकता है। जब 2 तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो आप देख सकते हो कि यार या तो पेरेंट चेन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा या पेरेंट चेन से C डबल बॉन्ड जुड़ा होगा। मैं बस लोकेंट का नाम लिख देता हूं। ऊपर वाला जो लोकेंट है इसका नाम है मेथॉक्सी कार्बोनिल। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला, क्योंकि भाई OCH3 इज मिथॉक्सी, जैसे ईथर में होता है मिथॉक्सी, इथॉक्सी, तो मिथॉक्सी C डबल बॉन्ड से आया कार्बोनिल, तो इसका नाम बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन यही नाम नीचे सही नहीं है ना। नीचे नाम इसका जो आएगा वो आएगा बच्चों इथेनोइल ऑक्सी, या इसको हम एसिटॉक्सी भी बोल देते हैं, एसिटॉक्सी भी बोल देते हैं। तो इथेनोइल ऑक्सी कहां से आया? तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 कार्बन है तो इथेन, कार्बोनिल है तो ऑयल, तो इसका नाम हुआ इथेनोइल, और फिर ऑक्सीजन है तो आया ऑक्सी। तो इथेन, कार्बोनिल, ऑक्सी मिलके बना इथेनोइल ऑक्सी। लॉजिकल है ये, ऐसी तुक्केबाजी नहीं कि कुछ भी लिख दिया हम मुंह उठा के। तो आपने देखा कि एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है ये निर्भर करता है कि एस्टर पेरेंट चेन से कैसे जुड़ा है। पेरेंट चेन से ये कार्बन से जुड़ा है या पेरेंट चेन से ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब इसका नाम जो है बच्चों ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आपका आज का हाई इंपैक्ट वीडियो का यूट्यूब होमवर्क है, ठीक है। जिस भी बच्चे का सही होगा उसको क्या मिलेगा? 5 रुपए मिलेंगे। नहीं, उसका कमेंट जो है वो पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने को, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये सवाल करना है, खट से ये 2 सवाल कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, राइट, मजा आएगा आपको। ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस। देखो एसिड तो जिंदाबाद, एसिड के बाद हमारे पास ये बेवड़ो वाली पहचान, ये हमारा क्या है, लोकेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले केस में, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3 4। पहले लिखा जाएगा 3 ब्रोमो, इसका नाम लिख लेना 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसके बारे में। लेट मी टेल यू अबाउट कि ये जो C डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड है, इसके 2 पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको काफी क्लियर हो जाएगा मामला। जैसे कि मान लो एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अब इन दोनों में किस तरीके से अपने को नाम देना है ये अपने को सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। पहला नाम यहां पे देना है। अब इसमें आप देखिए एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है? सोचिए सभी, सोचो भैया, सोचो। क्लियरली एसिड क्लोराइड जीत गया है। अब एसिड क्लोराइड अगर जीत गया है हमारा भैया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। अब इस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में ले लिया, इस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में ले लिया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड O है इसको हम ऑक्सो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सो, क्योंकि जस्ट ऑक्सीजन है। कार्बन को पेरेंट चेन में ले लिया है तो इसका नाम जो आएगा दैट विल बी 4 ऑक्सो, और यहाँ पे 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट। ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड्स है, पेरेंट चेन में तो सिंगल ही है तो आएगा एन, और फिर आएगा लास्ट में आएगा ऑयल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स क्या है, सफिक्स आप सभी जानते हो कि यहाँ पे है ऑयल क्लोराइड। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हो अगले एग्जाम्पल में, जब इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैं पेरेंट चेन में चाह के भी इस CHO को नहीं ले सकता। यानी यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसका कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा
नहीं बन पाया। अब जब कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाया भाई, तो इसको ऑक्सो बोलना गलत हो जाएगा ना, ऑक्सो इज रॉन्ग। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है बच्चों वो होता है फॉर्माइल, या इसी को मिथेनोइल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइल। बात समझ में आई सभी को? तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, इसीलिए मैंने वहां नहीं बताया आपको कि क्या प्रीफिक्स होता है। अगर मैं सीधा बताऊंगा आपको याद रहेगा ही नहीं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो यहाँ पे आप देखिए दोनों केसेस में अलग फंडा है, यहाँ पे अलग फंडा है, यहाँ पे अलग फंडा है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ पे बस इतनी सी बात है, और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आई थिंक एक चीज़ और बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कीटोन है तो कीटोन को एज अ प्रीफिक्स आप ऑक्सो भी यूज़ कर सकते हो, आप कीटो भी यूज़ कर सकते हो। कीटो मेनली तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एल्डिहाइड भी हो और दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो, लेकिन बोथ आर परफेक्टली राइट। अगर कीटोन है तो आप ऑक्सो या कीटो दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए ये कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को इसमें रहती है पॉलीफंक्शनल में, वो बच्चों रहती है, किस केस में रहती है? वो प्राइमरीली रहती है जब हमारे पास एल्डिहाइड आता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, या हमारे पास एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो उसको कैसे करना है, कॉमनली स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आती है। तो भाई पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन करना है आपने को, तो सभी के सभी एक बार इसको भी करें, इसको भी करें। ट्राई दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन करोगे मजा आएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। यस एवरीवन, देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड जीत जाएगा, तो इसका जो नाम आएगा वो सिंपली क्या लिख सकते हो? इसका नाम लिख सकते हो 3-ऑक्सो ब्यूटेनल, राइट? 3-ऑक्सो ब्यूटेनल या 3-कीटो ब्यूटेनल, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, दोनों के दोनों बिल्कुल सही होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसी तरीके से इसका जो नाम है वो लिख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे नीचे जाएंगे, ध्यान रखने सीधा मत जाना। ठीक है, अब ऐसा जाओगे तो आप समझ रहे हो हमारे पास लोकेंट कौन कौन है। हमारे पास अमीनो भी लोकेंट है, मिथाइल भी लोकेंट है, इथाइल भी लोकेंट है। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और आपका काम यहां बन जाने वाला है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे स्पेशल सफिक्स जो होता है उसकी थोड़ी बात करते हैं। स्पेशल सफिक्स का मतलब इतना होता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई रिंग है और उस रिंग से कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि COOH, जैसे कि फॉर एग्जांपल CONH2, जैसे कि हमारे पास COCl, जैसे कि हमारे पास साइनाइड, जैसे कि CHO, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो अगर किसी रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो पहली चीज तो ये कि वो जो रिंग होती है उस रिंग को पेरेंट चेन माना जाता है। रिंग विल बी द पेरेंट चेन। अगर रिंग पेरेंट चेन है तो उस रिंग का नाम सबसे पहले आ जाएगा, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, मतलब इस तरह के नाम आ जाएंगे जो भी नाम होते हैं। यहाँ तो साइक्लोहेक्सेन है। अब उसके बाद यहाँ पे इनका नाम नॉर्मली सफिक्स क्या होता है इनके लिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पे जब कार्बन को पेरेंट चेन में मैं नहीं ले रहा तो भाई वही सफिक्स लगाना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ का सफिक्स हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बन उसमें आ जाता है। तो सफिक्स के अंदर कार्बन आ जाता है जब कार्बन को पेरेंट चेन में हम नहीं लेते हैं। तो आपने देखा कि जब किसी रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गया, तो उसमें सफिक्स के अंदर सिंपली ओइक एसिड से काम नहीं चलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे अमाइड में सिर्फ अमाइड से काम नहीं चलेगा, हमें यूज करना पड़ेगा कार्बामाइड, हमें कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली COCl में सिर्फ ऑयल क्लोराइड से काम नहीं चलेगा, हमें यूज करना पड़ेगा कार्बोनिल क्लोराइड। सिमिलरली साइनाइड वाले केस में नाइट्राइल से काम चल जाता CN से, लेकिन अब यहाँ यूज करना पड़ेगा कार्बोनाइट्राइल। सिमिलरली CHO के लिए सिर्फ अल से काम चल जाता, पर यहाँ यूज करना पड़ेगा कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, राइट। तो सब में कार्ब 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 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास अगर कोई ना कोई सफिक्स लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के, तो आप इस तरीके से इस सवाल को करोगे। कीटोन में क्या करना होगा आपको अपने आप सवाल के दौरान समझ में आ जाएगा, उसमें स्पेशल सफिक्स यूज नहीं करोगे, उसमें नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि
अल्कोहल अमाइंस नॉर्मल केसेस में होता है, बिल्कुल वैसे ही सवाल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर ओवरऑल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं, इनको कैसे डील करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मेनली हमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, जिसके लिए हम सीनियरिटी टेबल को देखते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि लास्ट में सफिक्स क्या आएगा और नंबरिंग और पेरेंट चेन कैसे आएगी। फिर हमारा वक्त आता है बाकी सबको एज अ लोकेंट्स यानी प्रीफिक्स के रूप में देना, और प्रीफिक्स हमें इस पर्टिकुलर टेबल से पता लग जाता है, जिसमें कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो भी हमने इसमें देख लिए हैं। होपिंग दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों। एंड फॉर आवर कंप्लीट कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज आप हमारी ATP स्टार ऐप है उसको ज़रूर आप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट को विजिट करें विच इज़ atpstar.com। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।